है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद के एक बहुत ही खास शो में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आमतौर पर खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं, पर आज का ये कार्यक्रम कुछ ज्यादा ही खास है। हम आज एक ऐसे महापुरुष की स्मृतियों का सम्मान करने आए हैं जो किसानों के नेता थे, जो श्वेत क्रांति के प्रणेता थे, जो स्वतंत्रता के संवाहक थे, जो देश के एकीकरण के नायक थे। न वैसा कोई लौह पुरुष दूसरा हुआ और न ही देश ने उनके बाद और किसी को अपना सरदार माना। तो क्या है उनका नाम? सरदार पटेल। बिल्कुल, आज हम इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जन्मदिन पर वाद संवाद के जरिए शब्द सुमन अर्पित करेंगे। हमारे सरदार पर वाद संवाद में शामिल होने जा रहे हैं विशिष्ट अतिथि, जाने माने पत्रकार, लेखक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख भाई लक्ष्मण भाई मंडाविया, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और एनसीपी नेता जनाब तारिक अनवर और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल ट्रस्ट के न्यासी और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ पटेल। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। इनके साथ ही स्वागत है दिल्ली के 3 कॉलेजों माता सुंदरी, अग्रसेन और राजधानी कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों का। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही हमारे बीच 75 वर्ष रहे, पर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे दिलों में अगले 75-100 साल के बाद भी सम्मान के साथ सुरक्षित रहेगा। पर उनके ओजस्वी व्यक्तित्व की थोड़ी सी झलक भी गौरव का एहसास कराती है। हमारे सरदार पर वाद संवाद से पहले आइए देखते हैं उनके जीवन की कुछ झलक। हिंद की गोद में पैदा हुआ फौलादी वो इंसान, हिमालय सा जिगरा लिए था निडर वो इंसान। वल्लभ आजादी के अमर सितारे, एकता के सिरजनहार, वल्लभ शूरवीरता के आईने, जय 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 सरदार। आमतौर पर राजनेता इतिहास रचते हैं, पर सरदार पटेल विरले राष्ट्रनेता हैं जिन्होंने इतिहास के साथ ही देश का भूगोल भी रचा। शायद दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक से अधिक उपाधियां से नवाजित हो और सारी की सारी स्वीकृत हो। वे सरदार साहब के नाम से भी जाने गए, लौह पुरुष के नाम से भी जाने गए, और दोनों चीजें बराबर बराबर साथ चलती रही। ये बहुत कम होता है। इस लौह पुरुष का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद गांव में 31 अक्टूबर 1875 को एक किसान के घर हुआ। झावेर भाई पटेल के वे चौथे पुत्र थे। पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। छठी कक्षा में ही वल्लभ भाई ने अपने स्कूल प्रशासन के विरोध में हड़ताल की अगुवाई की थी। पिताजी ने पूरी तैयारी भिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊ जी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहाँ का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। 1912 में लंदन के मिडिल टेम्पल इन से बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की। 1917 में अहमदाबाद नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में उनका चुनाव और 1922, 1924 और 1927 में लगातार 3 बार अध्यक्ष के तौर पर उनका योगदान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विकास की दास्तान है। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के पश्चात सरदार पटेल ने असहयोग और अहिंसा के प्रयोग को विभिन्न आंदोलनों में किया।
दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सेनापति के रूप में सरदार ने न सिर्फ इन आंदोलनों में भाग लिया बल्कि इसे नई दिशा भी दी। 1931 में सरदार पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बने। वर्ष 1946 कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था और साथ ही अंतरिम सरकार का गठन भी। माना जा रहा था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होगा। पटेल का नाम सबसे आगे था क्योंकि 15 में 12 प्रांतों की कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया था, परंतु ऐसा हो न सका। अंतरिम सरकार के नेतृत्व एवं देश के प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू आसीन हुए। ऐसा करके सरदार पटेल ने गांधी जी की इच्छा के अनुरूप एक अनुशासित सिपाही की भूमिका का निर्वहन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था, आज भारत में जो देखने और विचार करने के लिए हमारे समक्ष है वो मुख्य रूप से सरदार पटेल की राजनीतिक दक्षता एवं दृढ़ प्रशासनिक क्षमता का परिणाम है। तो अभी आपने सरदार पटेल के जीवन की हल्की सी झलक देखी। जी हाँ, बिल्कुल हल्की सी ये झलक है, इतना बुलंद किरदार उनका रहा है। आज उसी पर वाद संवाद हम करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले मंडाविया जी मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आप भी गुजरात से है तो पहला हक बनता है आपका। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि सरदार साहब जैसा एक व्यक्तित्व, विरल व्यक्तित्व, उसकी जन्मतिथि को एकता दिन के रूप में मनाने के लिए तय किया है। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके संदर्भ में देश की नई पीढ़ी को अच्छी तरह से उसकी जान पहचान हो। विश्व में ऐसे लोग कभी कभी होते हैं जी। सरदार का उसको बिरुद प्राप्त होने के बाद आप उसका सारा जीवन देखें, उन्होंने जो राष्ट्र के लिए किया है, किसानों के लिए, उसका व्यक्तित्व की शुरुआत ही किसानों के काम से शुरू हुई है। सरदार क्यों हुए, उसको सरदार क्यों कहा गया? सरदार इसलिए कहा गया कि जब 1928 में गुजरात में सूखा हुआ था और अंग्रेज गवर्नमेंट ने किसानों पर महसूल बढ़ा दी थी, वैसी स्थिति में महात्मा गांधी जी ने के पास गुजरात के किसानों ने शिकायत की, चिट्ठी लिख के भेजी कि महात्मा जी, हिंदुस्तान में, गुजरात में कुछ पैदा नहीं हुआ है, सूखा पड़ा है और हमारी महसूल अंग्रेज गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, उसमें हमें कुछ सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए। वही चिट्ठी में सरदार महात्मा गांधी ने रिकमेंडेशन किया सरदार साहब को और कहा किसानों को, बारडोली की महिलाओं ने सरदार माना था उनको। इस पर उनकी भूमिका पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके व्यक्तित्व को एक बार हम देख ले कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। राम बहादुर राय जी, यहाँ पर चर्चा में आपको भी शामिल करना चाहूंगी। जैसा कि मंडाविया जी ने भी कहा कि विश्व में ऐसे व्यक्तित्व कम ही होते हैं और विश्व ने माना भी। द मैनचेस्टर गार्जियन में ये जिक्र भी किया गया कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो विद्रोही और राजनेता दोनों ही रूप में सफल होते हैं और पटेल उनमें से अपवाद है। आप उनके व्यक्तित्व को किस तरह से देखते हैं? 31 अक्टूबर 1875 ये जन्मदिन कैसे बना? जी। सरदार पटेल हाई स्कूल का इम्तहान देने के लिए गए थे और उसमें उन्होंने सोच करके लिखा 31 अक्टूबर 1875। लेकिन जो उनके जीवनीकार हैं, कई जीवनीकार हैं जी। उन्होंने खोजा और पाया कि 1875 नहीं है और अक्टूबर भी नहीं है। अच्छा। लेकिन सरदार ने जो लिखा उसको लोगों ने मान लिया और हम उसको मना रहे हैं। बिल्कुल। मैं सरदार की विशेषता ये मानता हूँ कि गांधी से उनकी बड़ी दूरी थी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता की जैसे ही खबर अहमदाबाद पहुंची, गुजरात सभा में ये खबर पहुंची और गुजरात सभा के लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति है जो देश का नेतृत्व कर सकता है। उस दिन सरदार ने ये तय किया कि मुझे गांधी से जुड़ना है।
जी, और गांधी से जब जुड़े तो गांधी के होकर के रह गए। बिल्कुल। उनके व्यक्तित्व की बहुत खास बातें हैं। आपको मालूम होगा कि विठल भाई पटेल उनके बड़े भाई थे जी, और लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए पैसा जुटा करके सरदार खुद जाना चाहते थे। बिल्कुल पत्राचार भी कर रहे थे लेकिन उसके चिट्ठी लिए। पहुंच गई विठल भाई पटेल के घर पर। जी, तो विठल भाई ने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरा हक बनता है, तो उन्होंने उनको जाने दिया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरदार के बचपन से लेकर के और जीवन के अंत तक बिल्कुल जो एक गुण उनमें है वो त्याग का है, बिल्कुल। तो तपस्या का है, बलिदान का है और दृढ़ संकल्प का है। जी, और इसीलिए उनको लौह पुरुष भी माना गया है। सिद्धार्थ पटेल जी, जैसा कि जिक्र कर रहे थे राम बहादुर राय भी, कि पहले जो गांधी के सिद्धांत से वो इतना इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन एक बार जब उनके संपर्क में आ गए तो इस तरीके से उसके सिद्धांत को उन्होंने अपनाया कि आजीवन उस पर चलते रहे। 1917 में जी, सबसे पहली दफा सरदार पटेल गांधी जी को मिले गोधरा में। तब तक उनके मन में द्विधा थी कि जो रास्ता गांधी जी दिखा रहे हैं वही आज़ादी के लिए सही रास्ता है या नहीं। जी, लेकिन जब गांधी जी को मिले और उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा का रास्ता ही सही रास्ता है, तो उन्होंने अपने आप को गांधी जी के और अहिंसा के रास्ते पे समर्पित कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, बोरसद सत्याग्रह, ये दोनों सत्याग्रहों में एक नेता की, नायक की भूमिका बखूबी उन्होंने निभाई। और अंत में आया बारडोली सत्याग्रह, जिसके लिए वो सरदार के नाम से जाने गए। बिल्कुल। हम उनको लोह पुरुष मानते हैं, कहते हैं। उनका व्यवहार चाहे वज्र जैसा लगे, लेकिन उनका हृदय बहुत ही कोमल था। जी, उनके हृदय में हरेक के प्रति एक लागणी, एक करुणा की भावना थी। जी, और वही भावना से वो जीवन पर्यंत काम करते आए। बिल्कुल। त्याग, धैर्य, संयम, मानवीय, ऐसी कई संवेदनाएं हैं जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रही है। तारिक जी, आप उनके व्यक्तित्व को किस रूप में याद करते हैं? उनके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो एक अच्छे नेतृत्व के लिए आवश्यक होती है। जी, एक कमिटमेंट, एक देश के प्रति समर्पित भावना, और सबसे बड़ी बात जो अभी कही गई कि वो गांधी जी के साथ जो उनका एक लगाव हुआ और जिस तरह से वो लगातार उनके साथ जुड़े रहे, एक सच्चे सेनापति की तरह वो तो ये बहुत बड़ी बात थी। और कभी उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि हमको इसका क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, और बिल्कुल देश के लिए कैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। किसानों का जब मामला आया तो जैसा अभी कहा गया कि किसानों ने ही उनको सरदार का जो उपाधि मिली, जी, बिल्कुल, वो किसानों के ही द्वारा मिली। और इसलिए वो किसानों से काफ़ी जुड़े रहे। किस तरह से किसानों से जुड़े रहे और समस्याओं पर किस तरह का कार्य किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कई छात्र और शिक्षक भी मौजूद है जो आप लोगों से बात करना चाहेंगे, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। कोई सवाल? जी। आज़ादी के दौरान जब 15 जगह से कांग्रेस संगठन से नाम आए थे, उसमें सरदार पटेल को 12 जगहों से चुना गया था। पंडित नेहरू का नाम कहीं से नहीं था, और गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रपति नहीं बने, लिहाजा प्रधानमंत्री भी नहीं बने। तो उस इतिहास के बारे में थोड़ी बताएं राय साहब। सरदार को 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर था। 1928 में, 1929 में, 1936 में और 1946 में। 46 का आपने सवाल पूछा है, तो हम सब लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा इतिहास खोजने की ज़रूरत है नहीं। सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक वारिस जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया था, और मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी का निर्णय सही था। निर्णय इसलिए सही था क्योंकि बाद में सरदार को कई लोगों ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री होते तो बेहतर होता। तो सरदार को जो लोग कहते थे उनको भी सरदार ने कहा कि नेहरू के पास उम्र है, मेरे पास उम्र नहीं है। और सरदार इस मायने में सही थे। 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। नेहरू ने लंबा नेतृत्व दिया। सरदार की
गांधी के रहते और गांधी के बाद लगातार उपेक्षा हुई है, जी। तो वो उपेक्षा का कारण क्या था? तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार की उपेक्षा इस मायने में कि उनको अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, गांधी ने ही अवसर नहीं दिया। और आज़ादी के बाद भी आप देखिए तो सरदार की उपेक्षा इस रूप में हुई कि जब सरदार का 100 साल पूरा हुआ तो 1975 था, देश में इमरजेंसी थी। याद करिए तो कोई उस इमरजेंसी में सरदार का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। अच्छी बात यह है कि सरदार की उपेक्षा का दौर खत्म हो गया है और सरदार को अब देश सम्मान से उनके अनुरूप याद कर रहा है। जी। तारिक जी, आपको भी लगता है कि वाकई उपेक्षा हुई है इतने सालों के दौरान? काफ़ी हद तक मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात हम सब मानते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है जी कि गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था। बिल्कुल। और काफ़ी वो दूरदर्शी थे। तो वो तमाम चीज़ों को का फैसला बहुत सोच समझ के किया करते थे और उस समय की जो परिस्थिति थी उसको ध्यान में रखकर उन्होंने वो फैसले लिए होंगे। हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, तो जब राष्ट्रपिता मानते हैं तो फिर महात्मा गांधी की उस फैसले को हम उस पर कोई तर्क करें, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं होगा। सरदार ने खुद उनके फैसले का सम्मान रखा है। उस वक्त की जैसा इन्होंने कहा कि उनकी उम्र नहीं थी, अगर उम्र होती तो शायद वो कोशिश करते या गांधी जी भी सोचते, लेकिन गांधी जी का फैसला बहुत सोचा समझा फैसला था और देश के हित में था। जी, चलिए एक और सवाल यहाँ से ले लेते हैं। जी, जैसे इंदिरा गांधी जी की बांग्लादेश विजय थी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि लौह पुरुष जैसा जज्बा हमारे नेता भी कभी कभी दिखा देते हैं? इस तरह के जो फैसले होते हैं वो राष्ट्रीय महापुरुषों की प्रेरणा से होते हैं और इस रूप में मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया। ये फैसला कोई रक्षा मंत्री और सेनापति के स्तर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री के स्तर का फैसला है। और ये फैसला इसलिए है क्योंकि सरदार को मान्यता देने या सरदार की उपेक्षा का दौर खत्म करने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। जी बिल्कुल। मंडाविया जी, इस पर आपकी भी एक प्रतिक्रिया। उस वक्त ये समस्या थी, सारा देश को एक करना था, उसके संदर्भ में सरदार साहब ने बहुत किया। आज देश की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो नरेंद्र भाई ने करना चाहिए, देश ने करना चाहिए, वो फैसला नरेंद्र भाई ने लिया और सर्जिकल स्ट्राइक की। उस समय बीच में भी जब बांग्लादेश बना जी, उस वक्त इंदिरा जी ने जो इस स्थिति में करना योग्य लगा, देश के हित में करना सही लगा, उस वक्त वैसे ही किया था। समय समय पर एक्शन देश के हित में लेना ही चाहिए और लिया गया है। लेकिन सरदार साहब का उस वक्त का जो विषय है छोटी बात नहीं है। ऐसा एक भारत जो अकबर के समय में नहीं था, सम्राट अशोक के समय में नहीं था। 562 रियासत थी, 562 रियासत को एक करना कोई सामान्य बात नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त इंग्लैंड में बहस चल रही थी कि हिंदुस्तान से हम तो निकल जाएंगे, ब्रिटिशरों के रूप में हम वापस आ जाएंगे, हिंदुस्तान एक रहेगा नहीं, हिंदुस्तान वैसे ही टुकड़े टुकड़े में ही रहेगा, क्या होगा वैसा करके वो प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते थे। वैसी स्थिति में सरदार साहब ने जो काम किया, हमारे देश की और वर्तमान स्थिति की भी एक कठिनाई है कि कहते हैं कि सरदार साहब ने जर्मनी के बिस्मार्क जैसा काम किया। बिस्मार्क जैसा काम नहीं, बिस्मार्क ने सरदार से कम काम किया था। क्योंकि एक जर्मनी को एक करने के लिए 8 उसके प्रोविंस थे, उसको एक करने के लिए उसको 2 साल लगे थे। 10 महीने में 562 रियासत को एक करना वो छोटी बात नहीं है। वो सरदार ऐसा कार्य किया है सरदार ने जो अतुलनीय है, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती है। बिल्कुल खून खराबा रहित और इस तरह से इतने सारे जो रजवाड़े थे उन लोगों को मना लेना और एकीकृत करना भारत को, आज जो हम तस्वीर देखते हैं भारत की, वो कार्य बहुत ही दुश्वारी भरा था और जिसको कर दिखाया था। बहरहाल इस पर ये चर्चा हमारी चलती रहेगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे सरदार के खेती किसानी की बेहतरी के लिए किए गए कामों पर बात संवाद होगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आप हम वाद संवाद के जरिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को शब्द सुमन अर्पित कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल के दिल में किसानों का दर्द किस तरह से बसता था, उसे जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वल्लभ भाई पटेल को खेती किसानी की बेहतरी में योगदान के लिए भी सदा याद रखा जाएगा। बात 1918 की है। गुजरात के खेड़ा जिले में बाढ़ के कारण 75% फसल खराब हो गई थी। किसानों की लगान माफी की मांग सरकार ने अनसुनी कर दी। तब गांधी जी ने सरदार पटेल के हाथों में खेड़ा सत्याग्रह की कमान सौंपी। पटेल ने खेड़ा जिले के गांव-गांव जाकर किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए। किसानों ने प्रतिज्ञा की कि वे लगान देने की जगह अपनी जमीन को जब्त कराने के लिए तैयार हैं। सरकार की ओर से कर की अदायगी के लिए किसानों के मवेशी तथा अन्य वस्तुएं कुर्क की जाने लगी। किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। 6 महीने चले सत्याग्रह के आगे ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। खेड़ा सत्याग्रह ने पटेल को राष्ट्रीय नेता की पहचान दिलाई। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली के किसानों की आवाज बने। किसान बढ़े हुए कर को वापस लेने की मांग कर रहे थे। आंदोलन के दौरान सरकार ने किसानों पर तरह तरह से जुल्म ढाए। उनकी न केवल जमीन और मवेशी जब्त किए, मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु किसानों और आंदोलनकारियों ने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को नहीं छोड़ा। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। वल्लभ भाई को पूर्ण सफलता मिली। मैं पूर्णतः स्पष्ट हूं कि इस समय के नायक वल्लभ भाई हैं और कम से कम हम उन्हें ताज तो दे ही सकते हैं। एक तरफ विदेशी पत्र पत्रिकाओं ने इस आंदोलन की तुलना बोल्शेविक आंदोलन से की, तो बारदोली के किसानों ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि से नवाजा और अब वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बन गए। सरदार पटेल आजादी के आंदोलन में अग्रिम मोर्चे पर सदा रहने के बावजूद किसानों का सुख दुख कभी नहीं भूले। मवेशी पालने वाले किसान अपना दूध बेचने के लिए ठेकेदारों के रहमो करम पर थे। परेशान दुग्ध उत्पादकों से सरदार पटेल ने कहा कि वे सहकारी समिति बनाने की इजाजत के लिए आंदोलन करें। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाए तो वे बिचौलियों को दूध नहीं बेचें। दूध नहीं बेच पाने के कारण उन्हें कुछ समय नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरदार पटेल ने कहा कि अगर किसान इसके लिए तैयार हैं, तभी वे इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। दुग्ध किसानों के तैयार होने पर सरदार पटेल ने 1946 में मोरारजी देसाई को वहां भेजा। 15 दिनों की दूध हड़ताल के बाद किसानों की मांग मान ली गई। इसके साथ ही जन्म हुआ खेड़ा जिला मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन का, बाद में चलकर जिसका नाम अमूल हुआ और जो देश की श्वेत क्रांति का संवाहक बना। आज इसी कारण दूध के मामले में हमारा देश विश्व में नंबर 1 है। ये सहकारी आंदोलन की सफलता का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए सरदार पटेल को सहकारिता का प्रेरक और श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जा सकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और देखा कि किस तरह से सरदार गांव किसान इनके साथ रहे, उन्हें सुदृढ़ किया। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तारिक जी, उनके कामों को जो किसानों के साथ मिलकर उन्होंने किया, गांव को मजबूत करने के लिए किया, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस समय बहुत ही समय की आवश्यकता थी जी।
और ख़ास तौर पर किसान जो उस समय सूखा पड़ा या उस तरह का जो एक तरह का नेचुरल क्लाइमिटी हुई, उसका जो नुकसान था, और उसके बाद जो उस वक्त की सरकार या अंग्रेज़ों की सरकार जो कहें आप उसको, और जिस तरह से दबाव बना रही थी किसानों के ऊपर, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। जैसा कहा गया कि गांधी जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी और खेड़ा ज़िले में जाकर वहाँ जाकर उन्होंने आंदोलन चलाया और सरकार को मजबूर किया एक तरह से कि वो जो टैक्स लेना चाह रहे थे वो टैक्स वसूली बंद हो और ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। डेयरी का जो किसान जो डेयरी कर रहे थे उनकी कोई ऐसी अच्छी स्थिति नहीं थी, उनका जिस प्रकार से उनका जो प्रोडक्शन था, जो पैदावार थी, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो उसको भी लेकर उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाया। और आज हम तो ये मानते हैं कि गुजरात के अंदर जो अमूल डेयरी चल रहा है वो ऐसे उस आंदोलन का ही एक स्वरूप है। जी मंडाविया जी, इसके साथ ही उन्होंने गांव को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। उसके पक्षधर थे वो। बारडोली सत्याग्रह के समय पर गांव-गांव में घूमते थे और उस वक्त उन्होंने जो सभा बुलाई थी, यहाँ जिक्र हुआ, वैसी स्थिति में यातायात की व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था शायद थोड़ा सा। वैसी स्थिति में 80,000 लोग इकट्ठे हुए थे, वैसी बड़ी सभा हुई। उन्होंने किसान खेती के संदर्भ में भी बहुत प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि सच अर्थ में टैक्स का विरोध करना है, हम करेंगे, हमें हमारा भी उत्थान करना है और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए उसका भी उन्होंने अच्छी तरह से विजन रखा था। आज सरदार सरोवर योजना है गुजरात की, इतनी बड़ी योजना का सपना उन्होंने देखा था कि किसान, हमारा हिंदुस्तान के किसान में क्षमता है, ताकत है, वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसको व्यवस्था चाहिए। क्या चाहिए किसान को? पानी चाहिए। क्या चाहिए किसान को? मेहनत करना चाहते हैं, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए। गांव, आप देश तभी सद्धर बन सकता है, देश तभी तरक्की कर सकता है क्योंकि देश गांव में बसा हुआ है। 6 लाख गांव है, गांव का उद्धार होगा तो राष्ट्र का उद्धार होगा। और खेती की व्याख्या, फार्मिंग की डेफिनेशन केवल आप सीड बो और कॉटन ले लो ऐसी नहीं है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता, 3 चीज इकट्ठी होती है तब तक एक खेती बनती है। और सरदार साहब ने ये तीन चीजों को इकट्ठी करके खेती की एक डेफिनेशन दी थी। उसके आधार पर ये श्वेत क्रांति हुई, उसके आधार पर नर्मदा योजना हुई, उसके आधार पर गांव उद्धार में जो हमने कुटीर उद्योग की कल्पना उस समय से अच्छी तरह से शुरू की, वो अंग्रेज समय में सब ऐसी स्थिति में था। हमारा ट्रेडिशनल काफी उत्थान करने की कोशिश की। यहाँ पे राम बहादुर जी को भी चर्चा में जोड़ूं मैं कि सामाजिक उत्थान भी साथ ही साथ करने की उनकी कोशिश जो है वो चलती रही। दुबला प्रथा जो है एक तरह से उसको खत्म करने में उनकी भूमिका थी। जो मजदूर किसानों के यहाँ जाके एक तरह से काम करते थे, एक आह्वान किया उन्होंने 1936 के अधिवेशन में। उसके बाद से ये प्रथा जो है वो खत्म हुई और एक तरह से सामाजिक उत्थान गांव में, किसान में और किस तरह से समरसता बने सबके बीच में, इसकी काफी कोशिश उन्होंने की। उनकी इन भूमिकाओं पर आप किस तरह से देख रहे हैं और आज के संदर्भ में खास तौर पर? सरदार पटेल के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें वो एक स्टेज पर तो सहायक हैं, दूसरे स्टेज पर वो सरदार हैं और सरदार के रूप में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, किसानों के हित की लड़ाई और किस तरह से गांव स्वावलंबी बने, इसके उन्होंने प्रयास किए हैं। अगर आप वर्गीज कुरियन की जीवनी पढ़ें, आई हैड टू ए ड्रीम, ये वर्गीज कुरियन की जीवनी की टाइटल है। कुरियन भी अपनी प्रेरणा सरदार पटेल को मानते हैं। तारिक जी, जो जिस तरह के विजन की बात यहाँ पर हो रही है, जो गांव किसान को लेकर सरदार का विजन था, उस विजन पर हम कहाँ तक आ पाए हैं, बढ़ पाए हैं? ये मुल्क आज भी कृषि पर ही निर्भर है और इसलिए कृषि को जितना भी बढ़ाएं वो कम है। और किसानों की हालत जब तक सुदृढ़ नहीं होगी तब तक हम भले ही जो भी करें, लेकिन देश को अगर हम एक मजबूत आर्थिक
उसकी नींव रखना चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों की स्थिति को बदलना होगा। और शायद सरदार यही चाहते थे, उनकी यही मंशा थी और उनके पूरे आंदोलन के पीछे यही उद्देश्य भी था। जैसा राय बहादुर जी ने कहा कि अलग अलग समय पे जब भी उनको जिस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, देश को जोड़ने की बात हुई तो उसमें भी रहे, जब किसानों का मामला आया तो उसको भी उन्होंने देखा, और आगे जो उनको मौका मिला आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक देश का बहुत माहौल बिगड़ा हुआ माहौल था, उसमें देश को और कानून व्यवस्था को सही करना, लोगों के बीच में सद्भाव बनाना, मैं समझता हूँ कि उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी, जो सरदार जी ने गृह मंत्री के रूप में उस काम को अंजाम दिया। यहाँ से हमारे जो छात्र और शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ सवाल वो यहाँ से ले ले। जी, जिस तरीके से हमारे आज़ादी के नायक सरदार पटेल जी ने किसानों के प्रति अपनी चिंता दिखाई, जिस तरीके से वो चिंतित नज़र आए, उस तरीके से आज़ादी के बाद हमारी सरकारें नज़र नहीं आई हैं। तो क्या खेती को एक स्टेट सब्जेक्ट बनाना या मानना अनुचित नहीं है? आज़ादी के बाद जो सरकारें आई, कृषि के ऊपर काफ़ी बड़ा काम उन्होंने किया है, उसको बहुत बड़ा वजन देके भी सरकारें चली है। और तारिक जी ने यही बात बताने की कोशिश की कि हम पहले अमेरिका से लाल गेहूं आयात करते थे, आज हम निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। तो उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे समय बीता, हमने अपने आप को कृषि के क्षेत्र में सक्षम बनाया है। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि किसानों की हालत में और सुधार की ज़रूरत है, किसानों को और बल देने की ज़रूरत है, उनको स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए उनको प्रेरित करने की ज़रूरत है, ताकि अपनी पैदावार को और बढ़ाया जा सके। लेकिन तो बहुत सारा कुछ करने की और आवश्यकता भी है। बताएं। इनका जो सवाल है, सवाल यह है कि क्या खेती स्टेट लिस्ट में होनी चाहिए या नहीं। जी, मैं इनके सवाल से सहमत हूँ और इनकी चिंता से भी सहमत हूँ। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। संविधान जब बन रहा था तब इस बारे में बहुत चिंता नहीं की गई। बाद में केंद्र की सरकार ने अपनी भूल मानी तो शिक्षा को उसने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। आज जो ज़रूरत है, जिस तरह से गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, गांव स्वावलंबी की जगह परावलंबी हो रहे हैं, रोजगार की समस्या है। गांधी ने सपना देखा था स्वावलंबी गांव का, पंचायत का, और गांधी ने जो सपना देखा था वही सरदार ने भी देखा था। इसलिए ज़रूरत यह है कि खेती को कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए। चलिए, ये बात लगातार इस मन से आती रह रही है कि समवर्ती सूची में कृषि को लाया जाए, ताकि जो राज्य का विषय होने की वजह से कई जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, ये शिकायत अक्सर रहती है। चलिए, यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारे सरदार पर वाद संवाद का हमारा सिलसिला जारी रहेगा और जानेंगे कि क्यों उन्हें हम लौह पुरुष मानते हैं। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस बहुत खास वाद संवाद हमारे सरदार में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतिहास के साथ भूगोल कैसे रच दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरदार पटेल को अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय तथा आजादी के बाद उप प्रधानमंत्री के साथ गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया।
आजादी के तुरंत बाद कानून व्यवस्था और पाकिस्तान से भारी संख्या में आए शरणार्थियों की व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस पर सरदार ने कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। और वाकई वे कामयाब हुए भी। सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। आज हम जिस रूप में भारत को देखते हैं उसका श्रेय बहुत कुछ सरदार पटेल को जाता है। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। जब देश आजादी का इतिहास लिख रहा था, सरदार पटेल ने भौगोलिक सीमाओं को शानदार तरीके से गढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब फिरंगी भारत से गए उस समय 562 इलाकों पर राजा, महाराजा और नवाबों का शासन था। ये भारत की भौगोलिक सीमा का करीब 40% हिस्सा था। इन सबको भारत या पाकिस्तान में मिलने या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की छूट थी। आज का एकीकृत भारत सरदार पटेल के सुप्रयासों की देन है। आजादी के बाद भारत में कई ऐसी रियासतें थी जो स्वयं को भारत से स्वतंत्र रखना चाहती थी। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और कर्मठता से काठियावाड़, भोपाल, राजस्थान के राजपुताना और जूनागढ़ जैसी रियासतों का भारत में विलय करवाया। हैदराबाद के विलय में सरदार पटेल को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। Who was able to instill this confidence in the princes? उन्होंने राजा रजवाड़ों को न्यायोचित व्यवहार का आश्वासन दिया। वे सरदार पटेल ही थे जो रजवाड़ों के अंदर भारत में मिलने के लिए विश्वास पैदा कर सके। उन्होंने इन्हें प्रीवी पर्स देने के लिए अपने सहयोगियों को ये कहकर समझाया कि हम इनसे ले ज्यादा रहे हैं, उनके बदले में हम इन्हें मामूली दे रहे हैं। सरदार पटेल का कहना था, क्या सरकार, क्या उद्योग, क्या मजदूर, सबको राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहिए। अगर देश डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, खुशहाल हुआ तो हम भी खुशहाल होंगे। जहाँ तो आपने रिपोर्ट देखी कि हमारे सरदार क्यों लौह पुरुष कहे जाते हैं, ये भी आपने देखा। तो क्या उनके बाद हमारा नेतृत्व देश की समस्याओं से लौह पुरुष के वारिस की तरह निपट रहा है? आइए जानते हैं। राम बहादुर राय जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? सरदार जैसा दूसरा तो कोई हो नहीं सकता जी। इसलिए कुछ समस्याएं यहाँ हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या कश्मीर है और उसके बाद अलगाववाद की है और तीसरी माओवाद की है। जी। ये तीन समस्याएं हैं और इन तीन समस्याओं से भारत सरकार लगातार जूझ रही है और इसलिए हम लोगों को सरदार याद आते हैं कि सरदार होते तो शायद ये समस्याएं चुटकी बजा करके हल की जा सकती थी। मंडाविया जी, इसमें आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी। सरदार थे, लेकिन सरदार जैसे काम करने वाला नेतृत्व अभी हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी में दिखाई तो दे रहा है। जी। जो उनकी इच्छा शक्ति है, उसकी जनता के प्रति कमिटमेंट है और जो एक्शन ले रहे हैं, वैसे देश में एक माहौल और एक एटमॉस्फेयर खड़ा हुआ है कि समय के अनुसार जहां कठोर एक्शन लेना है तो कठोर भी एक्शन लिया जाता है और जहां देश की बेसिक समस्या के संदर्भ में सोचना है तो भी स्वच्छता अभियान के माध्यम से आपने देखा होगा। जब सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने स्वच्छता के संदर्भ में विचार रखे थे और स्वच्छता के संदर्भ में कार्य किया था। वो कार्य आज इतने सालों के बाद नरेंद्र मोदी ने कर रहा है। बेसिक समस्या है आज हमारे देश में लड़के लड़की के बीच में जो भेदभाव है उसके संदर्भ में वो काम कर रहा है। आज आप वर्तमान समय की स्थिति में जो अखबार में पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो जी। और दूसरा, आज भी देश में हमारे देश की महिलाओं को, गांव की महिलाओं को टॉयलेट नहीं है। देश की आजादी की 70 साल के बाद अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने सोच किया कि देश की बेसिक समस्या है। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि देश में जब किसान
जी। समृद्ध होगा तो ही देश समृद्ध होगा, जब उस समय पर सरदार साहब सोचते थे। और इसलिए किसान को क्या आवश्यक है, किसान को पानी आवश्यक है खेती के लिए, किसान को आवश्यकता क्या है, उसको अपनी खेती में मॉडर्नाइजेशन हो, उसको अच्छी तरह से बीमा कवच मिले, सेफ्टी मिले। कोई इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में कभी कोई इंडस्ट्रीज फेल हो गई या इंडस्ट्रीज में आग लग गई, उसको बीमा मिलता है। किसान को वैसी तरह से बीमा कवच मिले जैसे कि किसान की फसल फेल हो जाए तो उसको पूरा दाम मिले। समय से पहले ऐसे कई योजनाएं हैं और कई विचार है जिस पर सरकार जो है वो काम कर रही है गांव किसान को और मजबूत करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई के व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं हम कि जियोपॉलिटिक्स पर भी उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने कई बातों का पहले से ही जिक्र कर दिया था। तिब्बत पर आशंका जताई थी जो सच साबित हुई। चीन के मसले को भारत किस तरह से हैंडल करे इसके बारे में भी उन्होंने सुझाया था। क्या उस तरह की दूरदर्शिता भी नजर आती है कहीं, या फिर उन्होंने जो कुछ सुझाया उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सरदार के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विदेश नीति में वो ज़्यादा पारंगत नहीं थे, ऐसी एक बात कही जाती है। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। विदेश नीति में भी वो इतने ही पारंगत थे। जैसे आपने अभी अभी दो चीज़ों का जिक्र किया, जी बिल्कुल। तो सरदार के अभिप्राय थे, वो पहले से मानते थे कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने वोकली वो बात कई दफ़ा बताई थी। बाद में 62 की वॉर हुई और सारे देश को एहसास हुआ कि सरदार कितने सही थे। बिल्कुल। यूनो में हमें मेंबरशिप लेनी चाहिए, ये आग्रह ही भी सरदार पटेल का ही था। केवल विदेश ही नहीं, देश के अंदर की भी स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला था, जिसका जिक्र बातचीत में हुआ भी था कि उस समय के दौर में मंडाविया जी जो स्थिति थी और उसमें उन्होंने सामाजिक समरसता को बनाने में जिस तरह से भूमिका निभाई, खुद अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की से काम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ मिलकर देश के विकास के लिए चलना पड़ेगा। तो उस भूमिका को और आज के संदर्भ में उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो एंटी सोशल थे, जी जी जी, देश के हित में नहीं थे, कोई भी गुंडा लोगों को, कोई भी एंटी सोशल लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने नहीं छोड़ा था और उसको सजा की थी। और दूसरा, उसके जो उसकी उसमें जो मुछद्दी था, मुछद्दीपणु थो में हुआ था, उसका एक व्यक्तित्व का ये भी एक पहलू था। जब पार्टीशन हुआ और उस वक्त सिंध में मेहरचंद खन्ना जी वहाँ के प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे जी, और लियाकत अली खान वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया। राय साहब ठीक था ना? तो उसको जेल में जब बंद कर दिया जी, उस वक्त नेहरू जी ने लियाकत अली खान जी को कहा कि सीनियर उस वक्त के लीडर थे हिंदुस्तान के, बिल्कुल, तो उसको आप छोड़ दीजिए, और एक दूत भेजा था। जब उसको दूध भेजा तब लियाकत अली खान ने कहा कि सिंध प्रोविंस का मामला है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को आप कहिए। तो जो दूध हमारा गया था वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट का मामला है, उसको भेजो, और वहाँ से वापस आए। बाद में नेहरू जी को मिला, बाद में सरदार साहब को मिला। सरदार साहब ने कहा कि जैसा के सामने तैसा ही काम लेना चाहिए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लेके दूत को कहा कि नेहरू जी को बताओ मैं आपको फिर से वहाँ जाना है। चिट्ठी लेके लियाकत अली खान को मिला और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये चिट्ठी मिलने से 24 आवर्स में मेहरचंद खन्ना पालम हवाई मथक पर हम उसको देखना चाहते हैं। जो पालम हवाई मथक पर हमने उसको नहीं देखा तो चंपारण के नवाब, अच्छा, और लियाकत अली खान की पत्नी जी के रिश्तेदार थे, उसके घर पर घेरा डाल दिया गया है। जब मेहरचंद खन्ना पालम हवाई मथक पर हम देखेंगे तब से वहां हमारी मिलिट्री हटेगी। तो 24 घंटे में मेहरचंद खन्ना पालम हवाई मथक पर था। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। देश के लिए, हमारे नेता के लिए व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व का एक पहलू था। दृढ़ निश्चय तो थे ही, कूटनीति में भी पारंगत थे। तारिक साहब, सरदार पटेल ने विभाजन की त्रासदी के बाद देश को लड़ाई झगड़ों से मुक्त कर सद्भावना की दिशा में जो काम किया है, उसे आज के संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं? अगर आज की राजनीति में और उस समय के जो
नेता थे या सरदार जी की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत अंतर आया है। आज तो राजनीति सिमट गई है। धर्म, जाति, बरादरी, क्षेत्रीयवाद, भाषा, सारी चीज़ें उभर कर आ रही हैं और आहिस्ते आहिस्ते और संकीर्ण होता जा रहा है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की फ़ौज से हो सकती है, हमारी लड़ाई वहाँ के आतंकवादियों से हो सकती है, हमारी लड़ाई वहाँ के शासकों से हो सकती है, लेकिन वहाँ की जनता से कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ के आर्टिस्टों से लड़ाई नहीं है, वहाँ के स्पोर्ट्समैन से लड़ाई नहीं है। लेकिन जिस तरह का हम सलूक कर रहे हैं, इससे हम दुनिया में क्या संदेश दे रहे हैं? तो ये जो स्थिति है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, हालात को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही सरदार जो है वो इसके भी पक्षधर थे कि लोग अपनी बात रखें। तो वो यही चाहते थे। सरदार जी का जो उनका जो अप्रोच था वो यही था कि जैसा आपने कहा कि भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ये देश एक ऐसी, इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी, कोई दुनिया का कोई ऐसा धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं जो हमारे देश में नहीं रहते। जिस दिन हम कट्टरपंथी हो जाएंगे, जिस तरह हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारा ही विचार चलेगा, हमारी विचार को हम थोपने की कोशिश करेंगे, उस दिन ये देश फिर खंड खंड में बढ़ जाएगा। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे अभी यहाँ पर बैठे मेहमानों से? कोई सवाल? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजे रजवाड़ों को मिलाने के लिए सरदार पटेल ने प्रीवी पर्स दिया और बाद में इंदिरा गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। तो क्या हमारे पुराने पीढ़ियों द्वारा किए गए वादों को तोड़ना उचित था? जब प्रीवी पर्स दिया गया था राजवाड़ों को, तो उसके पीछे क्योंकि उनको अपने साथ जोड़ने का एक सवाल था और 25 साल उनको ये सुविधा मिली, लेकिन ज़्यादा समय तक जो हमारे लोकतांत्रिक देश है और उसमें जो हमारी आमदनी है या जो हमारे देश का जो बजट है, वो इस देश के तमाम लोगों की खून पसीने की कमाई है। उस पैसे को सिर्फ राजवाड़ों के उनके प्रीवी पर्स के रूप में उनको दिया जाए और उनके देख रेख पर खर्च किया जाए, तो ये कहाँ तक मुनासिब था? तो उस समय जो उस वक्त निर्णय लिया था सरदार जी ने या उस समय की मंत्रिमंडल ने, तो वो उस समय के हालात को देखते हुए लिया था। इंदिरा जी ने जब फैसला लिया तो उनका उस समय के हालात बदल चुके थे और एक जनरल एक लोगों की मांग थी, जनता की मांग थी कि ये प्रीवी पर्स बंद होना चाहिए और उस पैसे को, उस राशि को देश के दूसरे कामों में लगाना चाहिए। जी, और कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे? कश्मीर को लेकर हमारे देश के एकीकरण में कसर कैसे रह गई? अगर भारत को अखंड बनाना था तो उसके लिए अनिवार्य था कि कश्मीर भी उनके साथ जुड़े। उस समय पे कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे और वो मानते थे कि कश्मीर को न पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए न भारत का हिस्सा बनाया जाए, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के रूप में एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले जो भारत का स्वरूप बना उसमें कश्मीर नहीं जुड़ा था, वो बाद में जुड़ा। पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया और जब हमला किया तब उन्होंने सरदार की मदद मांगी, भारत की मदद मांगी, सरदार से लश्करी मदद मांगी गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको मदद नहीं कर सकता क्योंकि आप तो अलग देश हो और आपके वहाँ आना वो मेरे लिए will be like a intruding in the other country. So unless you sign the treaty, तब तक मैं ये नहीं कर सकता। और उन्होंने ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उन्होंने ट्रीटी साइन किया और फिर भारत का लश्कर तैयार खड़ा था, वहाँ गया और कश्मीर को बचाने की कोशिश की गई। देखिए 3 रियासतें थी जिनका विलय नहीं हुआ था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद सरदार ने विलय कराया, कश्मीर का मामला नेहरू ने अपने पास रखा, इसलिए उलझा हुआ है। राम बहादुर राय जी, आपसे कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगी और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनछुए पहलू जो रह गए हों उसके बारे में कुछ बताएं। मैं 2 संस्मरण से अपनी बात बताता हूँ जी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक बार मुझसे कहा, मैं उनके साथ पटना से शताब्दी की यात्रा पर था, मैंने उनसे पूछा
कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके विचारों में कहाँ कहाँ परिवर्तन आया है। तो वो 4-5 घंटे बोले, लेकिन उसमें जो यहाँ प्रासंगिक है वो ये कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखो, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता तो सरदार को नहीं समझ पाता। अच्छा। हम समाजवादियों ने सरदार के बारे में एक धारणा बना ली थी और मैं भी उस धारणा का बंदी था, प्रिजनर था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मैंने देखे हैं, उन दस्तावेजों में जिस सरदार को मैंने देखा उससे मेरी सरदार के बारे में धारणा बदल गई है और सरदार को मैं नेहरू से बड़ा राष्ट्रीय महापुरुष मानता हूँ। दूसरी बात, दूसरा भी संस्मरण ही है, ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए तो मैं उनसे अक्सर मिलने के लिए जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे ये घटना सुनाई। 1947-48 की बात है। ज्ञानी जैल सिंह नाभा रियासत में एक एक्टिविस्ट के रूप में जेल में बंद थे। सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में उस रियासत में गए और किसी ने उनको बताया कि एक आपका कार्यकर्ता, आपको मालूम होगा कि रियासतों में कांग्रेस काम नहीं करती थी, दूसरे नामों से काम करती थी, तो उस फ्रंट के एक कार्यकर्ता जेल में बंद है। सरदार ने अपना सारा कार्यक्रम आगे का रोका, कहा मैं पहले उस लड़के से मिलूंगा या उस कार्यकर्ता से मिलूंगा। जेल गए, उसको अपने साथ छुड़वा करके ले आए और उसको अपने जेब से 500 रुपया निकाल करके दिया। उस समय 500 ज़्यादा रकम होती थी और कहा कि 7-8 कुर्ता पैजामा बनवा करके और तुम अब दिल्ली आ जाओ। एक औरंगजेब रोड, जो होटल ताज मानसिंह के पास जो एक औरंगजेब रोड है, सरदार वहीं रहते थे। ज्ञानी जैल सिंह वहाँ आए। अब देश का उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उतनी सारी समस्याएं उस और आउट हाउस में ज्ञानी ठहरे हुए हैं। 5-7 दिन बाद सरदार ने खुद ही पूछा कि भाई मैंने एक लड़के को बुलवाया था, वो है कहाँ पर? तो बताया गया कि नहीं, वो उसको वहाँ रोका गया है और आपकी इजाज़त होगी तो बुलाते हैं। वो ले आए ज्ञानी को और ज्ञानी को फिर उन्होंने कांग्रेस का टिकट दिया, एमएलए बनवाया और वहाँ से ज्ञानी जैल सिंह की राजनीति शुरू हुई और राष्ट्रपति पहुँचे। तो मेरा कहना यह है कि ज्ञानी वो सरदार पटेल के व्यक्तित्व के बारे में अब नई समझ लोगों में पैदा हो रही है और वो उस समझ से हो सकता है कि देश का जो कमियां हैं वो शायद पूरी हो जाए। वो प्रैक्टिस करते थे और एक मुकदमा लड़ रहे थे। उसी क्षण जब वो मुकदमे में थे तो उनको टेलीग्राम मिला कि उनकी पत्नी का निधन हो गया और उन्होंने उस टेलीग्राम को लिया और जेब में रख लिया और पूरा मुकदमा वो लड़े और उसमें जीत भी हुई, जो मौकिल उनके थे। और उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी पत्नी का निधन हो गया और आप मुकदमा लड़ते रहे। बोले ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था अपने मौकिल के साथ, तो मैं उससे पहले पूरा कर रहा था। तो ये उनका एक व्यक्तित्व का एक ये भी एक रूप था। बिल्कुल, तो ऐसा ही बुलंद किरदार था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हमारे सरदार पर बोलने, उन्हें समझने और उन पर चर्चा करने के लिए समय की चाह कभी खत्म नहीं होती। पर वक्त हो चुका है दूसरे कार्यक्रम का। हम भरोसा करते हैं कि न केवल हमारा नेतृत्व बल्कि हम सभी सरदार पटेल के सपनों को साकार करने में स्वयं को लगाएंगे। समय निकालने के लिए मैं सभी मेहमानों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मिलते हैं अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। हिंद की गोद में पैदा हुआ फौलादी वो इंसान, हिमालय सा जिगरा लिए था निडर वो इंसान। वल्लभ आजादी के अमर सितारे, एकता के सिरजनहार, वल्लभ शूरवीरता